आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था, जिसको हम लोग लचीला भी बोलते हैं और इसका इंग्लिश होता है इलास्टिक है, कौन सबसे अधिक इलास्टिक है? जिसका एग्जाम्पल है ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी ग्लास और ऑप्शन डी स्पंज। क्वेश्चन देखने के बाद जो इसका ऑप्शन है स्टील, रबर, ग्लास और स्पंज, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टील। सही जवाब होगा स्टील। कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था या लचीला या इलास्टिक है? तो इसका सही जवाब होगा स्टील। रबर, ग्लास और स्पंज से भी अधिक इलास्टिक है स्टील। इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, उसमें जानने वाले हैं कि जो प्रत्यास्था होता है वो क्या होता है, आखिर स्टील जो क्यों प्रत्यास्था सबसे अधिक होता है, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्यास्था जो है किस बात पर निर्भर करता है, एवं जो प्रत्यास्था है इलास्टिक, इससे पूछने वाले एग्ज़ाम में जितने भी फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 6 से 7, 8, 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखते हैं। इसमें प्रत्यास्था, जिसको हम लोग लचीला भी बोलते हैं, और यह है इलास्टिक क्या होता है। तो इसको हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से कि किसी वस्तु की वह क्षमता, मतलब किसी वस्तु की जो वह क्षमता होता है जिससे वह, ठीक है, खींचने, ठीक है, दबाने या मोड़ने के बाद जो होता है फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। और पुरानी अवस्था में जैसे कि क्या चीज़ में, पुरानी अवस्था में जैसे आकार या आयतन, जैसे कि आप लोग समझते हैं। फिर से जैसे ही प्रत्यास्था बोले, इलास्टिक बोले या फिर लचीला बोले, इसका जो डिफिनेशन होता है, किसी वस्तु की वह क्षमता होता है जिससे वह खींचने, मान लो किसी वस्तु को खींचने के बाद या फिर उसको दबाने के बाद या फिर उसको मोड़ने के बाद, वो वस्तु जो है इस स्थिति में, जैसे खींचने, मोड़ने या दबाने के बाद, मान लो तब तक दबाए हुए रहें जब तक दबा हुआ रहे, लेकिन जैसे छोड़े फिर उससे वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाना, मतलब फिर से जिस ओरिजिनल अवस्था में था, ओरिजिनल आकार में था, ओरिजिनल आयतन में था, उसी आयतन में आ जाना ही इलास्टिक कहलाता है। इलास्टिक कहलाता है या प्रत्यास्था कहलाता है। इसको हम लोग सीधा शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को खींचो और छोड़ने पर वह फिर से पहले जैसा हो जाए, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। साधारण सी बात है, सेम वही बात है। किसी चीज़ को खींचे हुए जब तक बल लगा हुआ है, तब तक उस स्थिति में जैसे ही बल छोड़े फिर से वो एक अपने रूप में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्था। एग्जाम्पल जैसे इसका जो है, जैसे कि रबर बैंड। जैसे ही आप रबर बैंड को, अगर मान लीजिए बैंड है, उसको खींचे हुए रहते हैं, तो वो जब तक वो उसको खींच कर रखते हैं तब तक जो है वो खिंचा हुआ रहता है, जैसे छोड़े फिर से वो उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और जैसे कि स्प्रिंग, इसका एग्जांपल देखिए, स्प्रिंग जब तक उसमें प्रेस दे के रखें तब तक वो उसी अवस्था में है, लेकिन जैसे छोड़े फिर से वो फैल जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रत्यास्था कहते हैं इसी को। और देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि स्टील जो है स्टील में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था होता है। अब हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिक क्यों होता है। इलास्टिक मतलब जो प्रत्यास्था होता है वो क्यों होता है, आखिर किस वजह से जो है स्टील में प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे जो आगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आज स्टील एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कल इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ एग्जाम्पल में दे सकता है, तो इससे आप आसानी से अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सा इलास्टिक सबसे ज़्यादा है, कौन सा कम है। इसको समझने से पहले हमको एक टर्म को और समझना पड़ेगा, जिसका नाम है यंग मॉडुलस। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझिए। इसको हम आसानी से और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो वस्तु को लेते हैं, एक वस्तु का नाम है रबर बैंड और दूसरा वस्तु का नाम है लोहे की छड़। अब मान लीजिए अब दो वस्तु लिए, एक रबर बैंड और दूसरा लोहे की छड़। अब इस पर हम लोग बल लगाने का प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं। आप खुद अनुमान लगाइए, जब हम इस पर बल लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा खिंचाव किस में होगा। खिंचाव दोनों में सेम बल लगाइए, अगर लोहे की छड़ में ज़्यादा भी बल लगाते हैं तो वो लंबाई कम बढ़ेगा, जबकि रबर बैंड में कम बल में ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका मतलब लोहे की छड़ में जो है लंबाई कम होगा, ठीक है, बहुत कम खींचा जाएगा, मतलब लोहे की छड़ में बहुत कम खिंचाव होगा, जबकि रबर बैंड में कम बल लगाकर बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या देखें कि सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, लोहे की छड़ सबसे। तो इसी चीज़ को हम लोग यंग मॉडुलस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु कितनी मजबूत है या करक है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझिए कि खींचने पर कितना कम या ज़्यादा खींचेगी।
ठीक है, खींचने पर कितना कम या ज़्यादा खिंचाव होगा, इसी चीज़ को यंग मॉडुलस बता रहा है। ठीक है, इसका साधारण सा जैसे समझिए कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को कितना ज़्यादा खिंचाव होगा या वस्तु का खिंचाव कम होगा, इसी चीज़ को बताता है यंग मॉडुलस। जैसे एग्जांपल में लिए थे रबर बैंड और लोहे की छड़, तो सबसे ज़्यादा खिंचाव किस में हुआ, लोहे की रबर बैंड में। तो रबर बैंड में खिंचाव कम हुआ और लोहे की छड़ में खिंचाव ज़्यादा हुआ, और इसी खिंचाव को बताता है यंग मॉडुलस कि जिसका खिंचाव जितना अधिक, यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यंग मॉडुलस का, जिसका खिंचाव जितना अधिक, ठीक है, जिसका खिंचाव जितना अधिक यंग मॉडुलस उसका उतना कम, जिसका खिंचाव जितना कम यंग मॉडुलस, साधारण सा कॉन्सेप्ट, यंग मॉडुलस उसका उतना ज़्यादा। ठीक है, साधारण सा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब ये खिंचाव पे निर्भर है। अगर यंग खिंचाव बराबर, इसको इसे समझिए, खिंचाव बराबर 1/, यंग मॉडुलस। ठीक है, खिंचाव बराबर 1/, यंग मॉडुलस, मतलब खिंचाव के विपरीत होगा यंग मॉडुलस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, खिंचाव का अपोजिट होगा यंग मॉडुलस। तो मतलब अगर खिंचाव ज़्यादा तो यंग मॉडुलस कम, और अगर खिंचाव कम तो यंग मॉडुलस ज़्यादा। ठीक, इसी कंसेप्ट पे आगे, जैसे कि अभी एग्जांपल हम लोग इसमें देखे थे रबर, और रबर में खिंचाव ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो लंबा ज़्यादा हो गया, खिंचाव ज़्यादा हो रहा है, तो इसका यंग मॉडुलस कम है। लोहा का खिंचाव कम हुआ, जिसका मतलब यंग मॉडुलस उसका ज़्यादा हुआ। स्टील का खिंचाव कम होगा, यानी यंग मॉडुलस इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग यंग मॉडुलस का समझे अभी। यंग मॉडुलस में जैसे ही खिंचाव के विपरीत क्या होता है, यंग मॉडुलस। ठीक है, ये खिंचाव के विपरीत होता है। तो इसका ये फार्मूला एक बार देख ही लेते हैं, यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब कितना जोर लगाया, इसको ऐसे समझिए कि जितना जोर लगाया उसको उसमें लिखना है। ठीक है, यंग मॉडुलस का फार्मूला है कि स्ट्रेस का मतलब हुआ कितना जोर लगाया, और स्ट्रेन का मतलब है, सिंपल सा वर्ड में याद रखना है, कितना खींचा। मतलब इसमें यह देखना है कितना जोर लगाया, जितना बल लगाया उसके बटे जितना खींचा गया उसमें भाग दे देना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो आगे देखेंगे वो प्रत्यास्थता और जो यंग मॉडुलस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, यंग मॉडुलस। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता क्यों होता है, और जैसे कि स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होता है, आखिर क्यों होता है, इसको समझने के बाद आप आसानी से समझ पाइएगा। अब जो है इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस का रिलेशन को हम लोग देखते हैं। ये दोनों में रिलेशन डायरेक्ट है कि जो प्रत्यास्थता है बराबर यंग मॉडुलस होगा। प्रत्यास्थता बराबर क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस हो जाएगा। एग्जांपल के लिए, अगर यंग मॉडुलस किसी भी वस्तु का अगर यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो जो दूसरा वस्तु का जो प्रत्यास्थता होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर यंग मॉडुलस कम है तो दूसरा वस्तु का जो प्रत्यास्थता है वो भी कम होगा। तो मतलब दोनों में जो है डायरेक्टिव जो है प्रोपोर्शनल संबंध है। ठीक है, यंग मॉडुलस जैसे ही बढ़ेगा इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा, यंग मॉडुलस जैसे ही कम होगा इलास्टिसिटी भी कम होगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए गद्दा, जो बेड का गद्दा होता है, जैसे ही इसको दबाएंगे, अगर इसको दबाएं, ठीक है, तो यह क्या होगा, धंस जाएगा। क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। तो इसको हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो यंग मॉडुलस है वो बहुत कम है। जैसे ही यंग मॉडुलस कम है तो इसका मतलब इसका जो इलास्टिसिटी है वो भी कम है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फर्श। ठीक है, फर्श को अगर हम लोग फोर्स से दबाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं धंसता है, ये नहीं दबेगा। इसका मतलब इसका जो यंग मॉडुलस है वो ज़्यादा है। जैसे ही यंग मॉडुलस आता है इसका मतलब उसका प्रत्यास्थता जो है वो भी ज़्यादा है। मतलब इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस में दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। ठीक है, अगर यंग मॉडुलस बढ़ा तो इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा, और अगर यंग मॉडुलस घटा तो इलास्टिसिटी भी घटेगा, प्रत्यास्थता भी घटेगा। अब हम लोग जैसे आगे समझते हैं रबर और स्टील का, जो भी क्वेश्चन में था कि रबर और स्टील में सबसे ज़्यादा, स्टील में क्यों अधिक लचीलापन है। तो स्टील में सबसे ज़्यादा इसलिए लचीलापन है
एग्जांपल रबर और स्टील का लेते हैं ताकि स्टील आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ही स्टील का जैसे ही बात करते हैं और रबर का बात करते हैं, रबर में जैसे जैसे उस समय हम एग्जांपल रबर का भी लिए थे, रबर में क्या हुआ था, ज़्यादा खिंचाव हो गया था। खिंचाव ज़्यादा जैसे हुआ, खिंचाव ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब यंग मॉडुलस कम हो गया। अभी तो बात किए थे यंग मॉडुलस कम हो गया। जैसे ही यंग मॉडुलस कम हुआ इलास्टिसिटी भी कम हो गया, क्योंकि अभी जस्ट देखे हैं जो यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी है दोनों में एक समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, ठीक है। अगर यंग मॉडुलस बढ़ा तो इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा, यंग मॉडुलस घटा तो इलास्टिसिटी भी घटेगा। लेकिन रबर में जैसे ही देखे भी थे खिंचाव बढ़ा यंग मॉडुलस घटेगा, रबर का खिंचाव बढ़ा यंग मॉडुलस घटा, इलास्टिसिटी भी घटा। लेकिन स्टील का खिंचाव क्या होगा, घटा तो यंग मॉडुलस बढ़ा और इस तरह इलास्टिसिटी भी बढ़ा। साधारण सी बात है, स्टील में जैसे खिंचाव कम हुआ तो यंग मॉडुलस जो है वो बढ़ गया, उसकी मजबूती को दिखाया। यंग मॉडुलस एक गुण को प्रदर्शित करता है, इससे आकार को कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो यंग मॉडुलस है इसको आकार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये गुण को प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो स्टील में जैसे ही खिंचाव हुआ, खिंचाव कम हुआ, यंग मॉडुलस ज़्यादा हुआ, जैसे ही यंग मॉडुलस ज़्यादा हुआ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा हो गया। इसीलिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचीला है। स्टील का खिंचाव सबसे कम है, इसीलिए इसका इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, और इलास्टिसिटी ज़्यादा है और इसीलिए इसका जो है यंग मॉडुलस ज़्यादा है, सॉरी इलास्टिसिटी नहीं, खिंचाव कम है, यंग मॉडुलस ज़्यादा है, और यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। रबर का खिंचाव जो है ज़्यादा है तो यंग मॉडुलस कम है, और यंग मॉडुलस कम है तो इलास्टिसिटी भी कम है। ग्लास का जो है खिंचाव रबर के अपेक्षा ज़्यादा है लेकिन स्टील के अपेक्षा कम है, लेकिन इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है स्टील की अपेक्षा देखें तो इसमें भी खिंचाव ज़्यादा है और यंग मॉडुलस कम है। खिंचाव ज़्यादा हो जाएगा स्टील की अपेक्षा ग्लास में, और इसलिए यंग मॉडुलस भी कम हो जाएगा। खिंचाव ज़्यादा जैसे होगा यंग मॉडुलस कम हो जाएगा, जैसे यंग मॉडुलस कम होगा वैसे ही इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगा। उसी तरह स्पंज में भी लागू होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में सबसे का जो है प्रतिस्थता किसको माना जाएगा, तो वो स्टील को माना जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार और फिर से देख लेते हैं, डायरेक्ट और सीधा सीधा शब्द में डायरेक्ट जान लेते हैं कि खिंचाव ज़्यादा, यंग मॉडुलस कम, यंग मॉडुलस कम, इलास्टिसिटी ज़्यादा या इलास्टिसिटी कम, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यस्थता, ठीक है, प्रत्यस्थता कम, इसको यंग मॉडुलस प्रत्यस्थता गुणांक, और इसको बोलते हैं खिंचाव। जैसे ही खिंचाव ज़्यादा यंग मॉडुलस कम, यंग मॉडुलस कम, इलास्टिसिटी कम। एग्जाम्पल रबर, जैसे ही खिंचाव कम यंग मॉडुलस ज़्यादा, इलास्टिसिटी ज़्यादा। एग्जाम्पल अभी देखें हम लोग जस्ट स्टील, इसका खिंचाव कम यंग मॉडुलस ज़्यादा, इलास्टिसिटी ज़्यादा। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे खिंचाव, यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी में कैसा संबंध है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन अभी इस तरीके से पूछ दिया गया, हो सकता है कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कुछ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरीके से अभी हम लोग यंग मॉडुलस पर है, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि यंग मॉडुलस किसका अनुपात है, जो प्रतिस्थता गुणांक है वो किसका अनुपात है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं इसको पढ़े, कितना क्या पढ़े थे, कितना जोर लगाया, और इस नीचे वाला पढ़े थे कितना खींचा, इसको पूछे थे कितना खींचा और कितना जोर लगाया। मतलब डायरेक्ट हम ये शब्द में बोल रहे हैं, स्ट्रेस मतलब कितना जोर लगाया, और स्ट्रेन मतलब कितना खींचा, कितना जोर लगाया कितना खींचा, इसी को स्ट्रेस मतलब होता है कितना जोर लगाया, और स्ट्रेन मतलब होता है कितना खींचा। इसका हिंदी मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब इसका एक शब्द निकाल देंगे, स्ट्रेस मतलब कितना बल लगाया, कितना जोर लगाया जिसको बोले, और स्ट्रेन मतलब कितना खींचा, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है। और इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है यंग मॉडुलस किसका अनुपात है, तो स्ट्रेस पता है स्ट्रेन का ये है अनुपात है। अब पूछा कि जो स्ट्रेस का यूनिट है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेस मतलब तनाव, ठीक है, और स्ट्रेन मतलब विकृति। तनाव मतलब कितना जो है जोर लगाया, और विकृति कितना खींचा, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, इससे और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है स्ट्रेस का यूनिट क्या है। जैसे स्ट्रेस का यूनिट बोलते हैं तो स्ट्रेस बराबर हम समझ लीजिए इसका जो ये होता है कि फोर्स बता एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल।
तो स्ट्रेस का यूनिट जो होता है पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर पूछ देगा स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है। स्ट्रेन का यूनिट होता है कुछ भी नहीं, इसका नॉट यूनिट होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ नहीं, निम्नलिखित में से स्ट्रेन की इकाई क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था और एक ऑप्शन ये भी था इसका इकाई नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। इससे एक लॉ भी संबंधित है जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ को हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन इससे जो है संबंधित है। ये पूछ देगा बल और विकृति से संबंधित किस लॉ में आता है, तो हुक्स लॉ में आता है। बल और विकृति से किस लॉ में संबंधित आता है, क्योंकि अभी जो इलास्टिसिटी पड़ी वो बल और विकृति का ही ये अंतर्गत आता है, तो ये भी जो है हुक्स लॉ के ही अंतर्गत आता है। हुक्स लॉ क्या होता है, F=kx। इसको हम लोग समझेंगे, दूसरे किसी क्वेश्चन में आएगा ऐसा, तो उस टॉपिक में हम लोग हुक्स लॉ को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि इलास्टिसिटी लिमिट्स से अधिक बल लगाने पर क्या होता है। मान लीजिए अगर जितना इलास्टिसिटी है जो प्रत्यक्षता, अगर इससे ज़्यादा बल लगा दिया जाए, किसी भी वस्तु का जो है इलास्टिसिटी बल एक लिमिट होता है कि इतना बल लगाएंगे तो फिर वो अपने अवस्था में आ सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बल लगा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल से में वापस नहीं आएगा। अगर जितना बल है, मान लीजिए किसी वस्तु को बल लगाने के बाद फिर से जो है फिर उतना ज़्यादा बल नहीं लगाते हैं, कम बल में लगाते हैं जिससे वो ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, लेकिन किसी वस्तु में बहुत ज़्यादा बल लगा दिए तो वो जो है ओरिजिनल अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है, स्ट्रेन क्या, जैसे कि अब एक दो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कुछ जो न्यूमेरिकल्स टाइप में रहता है आजकल। जैसे कि क्वेश्चन का ये है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी तार की लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम सोचे एक बार डिस्कस करते हैं कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो यंग मॉडुलस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, जो यंग मॉडुलस है वो जो है गुण को दर्शाता है, आकार को नहीं दर्शाता है। अगर तार की लंबाई को बढ़ा रहा है तो तार की लंबाई जो है वो आकार को प्रदर्शित कर रहा है, ना कि गुण को। तो अगर तार की लंबाई बढ़ा रहा है तो यंग मॉडुलस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यंग मॉडुलस गुण को प्रदर्शित करता है, आकार को नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी तार का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो स्ट्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो तार है, इसका क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो स्ट्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए भी स्ट्रेस बराबर, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो स्ट्रेस बराबर होता है वो होता है फोर्स बटा एरिया। क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस बराबर, एक सेकंड रुकिएगा, फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। अगर मान लीजिए स्ट्रेस को, किसी के एरिया को दोगुना कर दिया जाए, इसको दोगुना कर दिया जाए तो स्ट्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ का एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस घटेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एरिया कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो स्ट्रेस 1/f हो जाएगा। इसीलिए अगर एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि और एरिया को अगर दोगुना होता है तो स्ट्रेस हाफ हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया। इसको याद रखने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जैसे कि एरिया, जैसे क्वेश्चन पूछा एरिया को दोगुना कर दिया जाए, जैसे ही एरिया को दोगुना करेंगे जानेंगे अगर स्ट्रेस बटा फोर्स बटा एरिया होता है, तो जैसे ही एरिया को दोगुना करेंगे जानेंगे अगर एरिया बढ़ा तो मतलब स्ट्रेस कम होगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 1 का 2 हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, और नेक्स्ट हम लोग किसी क्वेश्चन को लेकर फिर से और उस टॉपिक के विषय में हम लोग अच्छे से डिटेल जो है जानने का कोशिश करेंगे।